हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुनीता दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट कॉलेज धरसीवा रायपुर। और आज का हमारा टॉपिक है रेजिंग ऑफ फंड्स, जो कि आपके बीकॉम सेकेंड ईयर फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि किसी उपक्रम की स्थापना में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी चीज़ की है तो वह रेजिंग ऑफ फंड्स की है, कि हम किस तरह से अपनी उपक्रम की स्थापना में कोषों को जुटाएं या फंड को कलेक्ट करें। तो जैसे आपको पता है कि प्रत्येक व्यवसायिक क्रिया का बेस जो है वो वित्त है, ठीक है, क्योंकि किसी भी उपक्रम की स्थापना और संचालन एवं विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में कैपिटल रिक्वायर्ड है, यह आप सभी जानते हैं। तो हम यह अगर यह कहें कि समस्त व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग की आत्मा वित्त है तो वह गलत नहीं होगा। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, रेजिंग ऑफ फंड्स या कोषों को जुटाने से आशय, अगर हम एक उद्यम के संदर्भ में देखें तो कोषों को जुटाने से आशय किसी उद्यम की स्थापना, संचालन एवं विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में धनराशि एकत्रित किए जाने से है, ठीक है। एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन एंटरप्राइजेस, रेजिंग ऑफ फंड्स मीन्स टू रेजिंग सफिशिएंट फंड्स, चाहे वह कैपिटल या लोन कैपिटल के रूप में हो, उपक्रम की स्थापना यानी सेटिंग अप, ऑपरेशन और डेवलपमेंट ऑफ एन एंटरप्राइजेस जो है, हमको फंड की आवश्यकता होती है। अब हमको फंड को रेज करने से पहले या जुटाने से पहले हमको उसका अनुमान लगाना होता है कि वास्तव में हमको कितने फंड की आवश्यकता है। तो हम अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप, आप जैसा देख रहे हैं कि स्थायी संपत्तियों को क्रय करने के लिए, जैसे पूंजी है, भूमि है, भवन है, प्लांट है, यंत्र है, फर्नीचर है, फिटिंग्स है आदि का क्रय करने के लिए हमको स्थायी पूंजी की आवश्यकता होगी। इसके अलावा देखिए, करंट एसेट्स या चालू संपत्तियां, जैसे कच्चा माल है, स्टॉक है, या हमारे दिन प्रतिदिन के व्यय हैं, जैसे वेतन, मजदूरी, किराया, स्टेशनरी आदि को व्यय करने के लिए हमको कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। अब प्रमोशन एक्सपेंसेस देख रहे हैं आप यहाँ, प्रवर्तन संबंधी व्यय। तो प्रवर्तन संबंधी व्यय क्या होते हैं? जो हमारे प्रवर्तन संबंधी व्यय, जैसे वाणिज्यिक संभावनाओं की जो हमने खोजबीन की, कंपनी की स्थापना में वैधानिक औपचारिकताओं को पूरा करना है, उसके संबंध में व्ययों को हम प्रमोशन एक्सपेंसेस के नाम से जानते हैं। तो उसके लिए भी हमको फंड की आवश्यकता होती है। अब अगर हम कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कंपनी की स्थापना के समय प्रबंधकों तथा विशेषज्ञों आदि की सेवाओं को प्राप्त किए जाने के लिए हमको कितने फंड की आवश्यकता होगी। इसके अलावा आप देख रहे हो एक्सपेंसेस एज टू मेकिंग बिजनेस साउंड, व्यवसाय को सुदृढ़ संबंधी व्यय करने, जैसे ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए व्यापक विज्ञापन, विक्रय संवर्धन या विक्रय सेल्स प्रमोशन, उसके लिए हमको कितने फंड की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही आप देख रहे हो व्यवसायिक वित्त प्राप्त करने की लागत व्यय है, कॉस्टिंग ऑफ फाइनेंसिंग है, यानी जब हम व्यवसाय के लिए वित्त की व्यवस्था करते हैं तो हमको अंडर राइटिंग कमीशन देना होता है, या हमको ब्रोकरेज या दलाली के संबंध में भी कुछ व्यय करने होते हैं, तो उसके लिए हमको कितने फंड की आवश्यकता है। इसके अलावा इंटेंजिबल एसेट्स या जो अवास्तविक संपत्तियां हैं, जैसे पेटेंट है, ख्याति का क्रय है, उस सब को क्रय करने के लिए हमको कितने फंड की आवश्यकता होगी। तो हमको फंड को जुटाने के पहले हमको कितनी कुल आवश्यकता है उसका हमको अनुमान लगाना होता है। तो जैसा कि हमने देखा था अभी कि हमको फंड को जुटाने या कलेक्शन करने से पहले हमको उसका अनुमान लगाना होता है कि हमको कुल कितने फंड की आवश्यकता है। अब हम देखें यहाँ पर टाइप्स ऑफ फंड्स रिक्वायरमेंट में हमको दीर्घकालीन या स्थायी पूंजी की कितनी आवश्यकता है, और अल्पकालीन या शॉर्ट टर्म या वर्किंग कैपिटल की हमको कितनी आवश्यकता है।
तो दीर्घकालीन स्थायी पूंजी कौन सी होती है? वह पूंजी जो स्थायी संपत्ति पर विनियोजन करने के लिए ली जाती है उसे दीर्घकालीन या स्थायी पूंजी कहते हैं। जैसे हमको भूमि, भवन तथा मशीन आदि में इन्वेस्ट करना है या उनको क्रय करना है, तो हमको, चूंकि इसकी व्यवसाय की लंबे समय तक इसकी उपयोगिता है, तो हमको स्थायी पूंजी की आवश्यकता होगी। अब हम स्थायी पूंजी को किस तरह से संग्रहित कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं? हम अंश पत्रों का निर्गमन या शेयर कैपिटल को इश्यू कर सकते हैं, हम ऋण पत्रों का निर्गमन या डिबेंचर को इश्यू कर सकते हैं, या फिर जो विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं हैं उनसे ऋण लेकर भी हम अपनी स्थायी पूंजी या दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। इसके अलावा देखें हम अल्पकालीन कार्यशील पूंजी क्या होती है? वह पूंजी जो उपक्रम के संचालन कार्यों में लगाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कार्यशील पूंजी कहते हैं। ठीक है, जैसे माल का क्रय है, वेतन है, मजदूरी है, विज्ञापन है, या और भी व्यवसाय के जो सामान्य खर्चे हैं, उन खर्चों के लिए हमको जो फंड की आवश्यकता होती है उसको हम शॉर्ट टर्म या वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो इस तरह के पूंजी के लिए हमको किस तरह से हम व्यापारिक बैंकों से ऋण लेकर या जन निक्षेप पब्लिक डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करके या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या वित्त कॉरपोरेशन है उनसे ऋण लेकर या देसी बैंकर से ऋण लेकर हम इस तरह से अल्पकालीन पूंजी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए फंड का कलेक्शन कर सकते हैं। तो जिस तरह से आपने देखा था कि हम अल्पकालीन और दीर्घकालीन पूंजी की आवश्यकताओं के अनुरूप फंड को कलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि अंशों के निर्गमन द्वारा हम पूंजी का ये फंड का कलेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ देख रहे हो इक्विटी शेयर है यानी समता अंश है, और प्रेफरेंस शेयर है यानी पूर्वाधिकार अंश भी है। तो आपने देखा है कि जो समता अंश होते हैं वो किसी भी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का पूरा बेस होते हैं, और साधारणतः कंपनी अपनी पूंजी का एक बड़ा भाग इस प्रकार के अंशों के निर्गमन द्वारा प्राप्त करती है। अब समता अंश क्या होते हैं? समता अंश वास्तव में वह अंश होते हैं जो इन अंशों का धारक होता है उनको पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश का भुगतान करने के बाद किया जाता है। और कंपनी की जब लिक्विडेशन होता है यानी कंपनी के समापन की दशा में भी समता अंशधारियों को पूंजी की वापसी पूर्वाधिकार अंशधारियों के बाद की जाती है। तो हालांकि इस तरह के जो समता अंश रहते हैं वो अधिक जोखिमपूर्ण रहते हैं, किंतु व्यवसाय को नियंत्रित करने का सामान्य अंशधारियों का अधिकार कंपनी में उनकी स्थिति को महत्वपूर्ण बना देता है। ठीक है, और यह कंपनी के स्वामी होने के नाते जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं कंपनी या उपक्रम की गतिविधियों में। अब हम प्रेफरेंस शेयर या पूर्वाधिकार अंश देखें तो जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है, ऐसे अंशों से पूर्वाधिकार अंशों से आशा ऐसे अंशों से है जिन्हें एक निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है और कंपनी के समापन की स्थिति में पूंजी की वापसी का भी पूर्वाधिकार होता है। ठीक है, तो ऐसे कोई इन्वेस्टर या विनियोक्ता जो ऐसे धन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो जिससे उनके उपक्रम में सुरक्षापूर्ण स्थिति और निश्चित आय हो, तो ऐसे जो विनियोजक होते हैं वो पूर्वाधिकार अंशों में विनियोजन करते हैं। अब पूर्वाधिकार अंश भी कई प्रकार के होते हैं। संचयी पूर्वाधिकार अंश होता है, वह ऐसे पूर्वाधिकार अंश होते हैं जब कंपनी को लाभ ना हो तब भी उनके लाभांश का संचय हो सकता है। और इसके अलावा शोध्य पूर्वाधिकार अंश होते हैं। शोध्य पूर्वाधिकार या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कौन से होते हैं? जिनका भुगतान एक निश्चित समय के बाद एक निश्चित अवधि में दिया जा सकता है। और दूसरा परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश होते हैं, ये वैसे पूर्वाधिकार अंश होते हैं जिनको एक निश्चित अवधि के पश्चात साधारण अंशों में बदला जा सकता है। तो इस तरह से कई तरह के पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन हम फंड के कलेक्शन के लिए कर सकते हैं। अब यहाँ देखो रेजिंग फंड्स थ्रू इशू ऑफ डिवेंचर, ऋण पत्रों के निर्गमन द्वारा। अब ये ऋण पत्र क्या होता है? जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, ऋण पत्र वास्तव में कंपनी द्वारा
प्राप्त ऋण का एक स्वीकृति पत्र होता है, जो कंपनी की मोहर अथवा सार मुद्रा के अंतर्गत निर्गमित किया जाता है, और इस पर उन शर्तों का भी उल्लेख होता है जिसके अधीन कंपनी ऋण लेती है। और किसी उपक्रम में औद्योगिक पूंजी प्राप्त करने का दूसरा ऋण पत्र क्षमता या अंशों के अलावा ऋण पत्र ही एक जो है महत्वपूर्ण साधन होता है। अब ऋण पत्र भी अंशों की तरह कई प्रकार के होते हैं। रजिस्टर्ड ऋण पत्र होते हैं, विमोचनशील ऋण पत्र होते हैं, बंधक ऋण पत्र होते हैं, परिवर्तनीय ऋण पत्र होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के ऋण पत्रों का निर्गमन करके हम फंडों का कलेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हो रेजिंग फंड्स थ्रू लोन्स फ्रॉम सेंट्रल लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। केंद्रीय स्तर पर बहुत सारी ऐसी वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की गई है जिनसे ऋण लेकर कोई भी उपक्रम अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। इसमें भारतीय औद्योगिक वित्त निगम है, भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक या IDBI है, भारतीय औद्योगिक पूंजी निवेश बैंक है, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक है। इसके अलावा आप देखें कि राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड है, भारतीय लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड है। ये कुछ इस तरह की वित्तीय संस्थाएं हैं जिनसे ऋण लेकर औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। इसके अलावा अगर आप देख रहे हैं राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थानों से ऋण लेकर भी वित्त की आवश्यकता या फंड की पूर्ति या फंड को हम जुटा सकते हैं। राज्य स्तर पे भी राज्य वित्त निगम की स्थापना की गई है, जो कि मध्यम एवं छोटे उद्योगों के लिए या उपक्रमों के लिए ऋण या वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उनको सहायता देकर। अब हम देखें रेजिंग फंड्स थ्रू लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक। व्यापारिक बैंकों से ऋण लेकर भी हम या लोन लेकर भी उपक्रम की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। इसमें जो व्यावसायिक या कमर्शियल बैंक हैं वो कई तरह से वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति किसी उपक्रम की करते हैं, जैसे ओवरड्राफ्ट के रूप में फैसिलिटी देते हैं, कैश क्रेडिट के रूप में फैसिलिटी देते हैं, लोन एंड एडवांसेस के रूप में फैसिलिटी देते हैं। इसके अलावा जो आपका डिस्काउंटिंग एंड परचेजिंग बिल्स है और कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको भी डिस्काउंट करके भी जो है डिस्काउंटेड करके भी फंड की आवश्यकताओं की अल्पकालीन यानी शॉर्ट टर्म जो फंड की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा मॉर्टगेज लोन देकर भी वो फंड की आवश्यकताओं की या अल्पकालीन फंड की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। रेजिंग फंड्स थ्रू पब्लिक डिपॉजिट या जन निक्षेप द्वारा वित्तीयन है, तो कई बार हम निश्चित ब्याज दर पर जन निक्षेप भी स्वीकार कर सकते हैं। हालांकि इसकी अल्पकालीन अवधि होती है, लेकिन हम इस निक्षेप से उत्पादन का कार्य प्रारंभ कर सकते हैं और उत्पाद की बिक्री होने के बाद हम उनका भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख रहे हो अर्जित आय का पुनर्विनियोग करके, अगर कोई मान लीजिए उपक्रम है और वह लाभ की स्थिति में है, तो वह लाभांश को बांटने के बाद जो है जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसको वो इन्वेस्ट कर सकता है, उससे भी आय जो है प्राप्त कर सकता है। इसमें एक तरफ से ऋण अगर हम लेते हैं तो ऋण के संबंध में जो हमको ब्याज का भार रहता है वो भी कम हो जाता है और एक तरह से इसमें सिक्योरिटी भी रहती है। तो हम अर्जित आय का पुनर्विनियोग करके भी फंड की पूर्ति कर सकते हैं, जुटा सकते हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि और बहुत से सोर्स हैं जिससे हम फंड का कलेक्शन कर सकते हैं, जिसमें हम यहाँ देख रहे हैं जो देसी बैंकर्स हैं उनसे ऋण लेकर भी हम फंड की अपने वित्त की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है, भारत में जो देसी बैंकर ही एकमात्र ऐसी संस्था है जो कि व्यक्तिगत जमानत पर ऋण देने को तत्पर होते हैं। इसके अलावा आपने देख रहा है कि डेप्रिसिएशन फंड मशीनों और यंत्रों की मरम्मत तथा उनको पुनर्स्थापन करने के लिए जो डेप्रिसिएशन फंड बनाया जाता है उसको इन्वेस्ट करके भी हम जो है वित्त की व्यवस्था कर सकते हैं या फंड को कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेड क्रेडिट्स हैं, व्यापारिक उधार कालशील पूंजी प्राप्त करने का जो है एक महत्वपूर्ण साधन हो सकता है।
इसके अलावा हम देखें कि सरकारी ऋण अगर हम देखें तो आजकल सरकार, केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार है, बहुत सारी औद्योगिक और विकास की इकाइयों को वित्तीय सहायता देकर जो है फंड की पूर्ति करती है या उनको वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसमें प्रत्यक्ष अनुदान देकर भी वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ऋण देकर भी करती है, अंशों तथा ऋण पत्रों को क्रय करके भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है, गारंटी देकर भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है, और इस तरह से विदेशी सहयोग में सहायता प्रदान करके भी जो है सरकार जो है वित्त की पूर्ति करती है। तो आजकल सरकार की बहुत सारी योजनाएं भी हैं जो कि सरकार वित्त का जो है उपक्रम की स्थापना में वित्त का सहयोग प्रदान करती है। तो हमने यहाँ पर देखा कि किसी उपक्रम के लिए हम कोषों को विभिन्न रूपों में, चाहे वो अंशों के निर्गमन द्वारा है, ऋण पत्र या वित्तीय संस्थाओं से लोन लेकर, बैंक से लोन लेकर, और बहुत सारे ऐसे सोर्स हैं जिनसे हम फंड का कलेक्शन कर सकते हैं। तो इस तरह आज के हमारे इस लेक्चर में हमने समझा कि हम किस तरह से अपने उपक्रम की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए फंड को रेज कर सकते हैं, एकत्रित कर सकते हैं। और मुझे आशा है कि आपको यह जरूर समझ आया होगा। थैंक यू।